क्लिनिकल वीलॉग में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है बवासीर। बवासीर एक ऐसा मौजू है जिस पर बहुत ज्यादा बातचीत की जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी इस बीमारी के बारे में बताते हुए बहुत ज्यादा शर्माते भी हैं और इसे डॉक्टर के सामने या लोगों के दरमियान बयान करने को बुरा महसूस करते हैं या शर्माते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी एक बीमारी है जिस तरह नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी और दीगर ऐसी तकालीफ हैं जिन्हें हम डॉक्टर को बिला उज़र बता देते हैं। इसी तरह बवासीर को भी अपने डॉक्टर को बिला उज़र बताइए। आइए मैं आपको बवासीर के बारे में चंद बातें बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि बवासीर होता क्या है। बवासीर, जिसे अंग्रेजी में पाइल्स और लातीनी जुबान में हेमोराइड्स कहते हैं, का मतलब होता है रगों से खून रिसना। रगों से खून रिसना ये लफ्ज आया है हेमोराइड्स यानी लातीनी जुबान से। बवासीर बड़ी आंत के आखिरी हिस्से यानी मकद में रगों के फूल जाने और सोजिश हो जाने को कहा जाता है। हम जानते हैं कि जिस तरह जिस्म के तमाम आज़ा में खून की फराहमी और तरसील के लिए रगें मौजूद होती हैं, इसी तरह बड़ी आंत और मकद में भी खून मुहैया करने के लिए रगें पाई जाती हैं। अगर किसी भी वजह से खून की ये रगें यानी वेन्स सोजिश का शिकार हो जाएं और फट जाएं तो इनमें से खून रिसने लगता है, जो पाखाने के दौरान या इसके बगैर भी मकद से बाहर आने लगता है। ये दर्द और सोजिश का बाइस भी बनता है। बवासीर की अलामत क्या होती है? बवासीर की अलामत इसकी किस्म पर मुनहसर है। जिस तरह की बवासीर होगी उसके मुताबिक इसकी अलामत में थोड़ा बहुत फारक जरूर पाया जाता है। आम लोग बवासीर को खूनी और बादी बवासीर के मुताबिक समझते हैं, जबकि तिब्बी लिहाज से बवासीर की कई और भी किस्में हैं। बादी बवासीर अमूमन उसको कहा जाता है जिसमें खून मकद से बाहर नहीं आता, जबकि खूनी बवासीर में मकद से खून रिश्ता रहता है, जो पाखाने के साथ या इसके बगैर बड़ी आंत से निकलता है। बवासीर की दर्ज झेल अलामत हो सकती हैं: मकद के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से में सोजिश और दर्द, मकद में जलन का एहसास, मकद के बैरूनी हिस्सों में मस्सों का बनना, मकद के अंदरूनी हिस्सों में रगों का फूलना और पाखाने के साथ या इसके बगैर रगों का बाहर आना, पाखाने के साथ या इसके बगैर भी खून का आना, पाखाने के साथ या इसके बगैर पीप वाले पानी का इखराज, मकद के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों पर खारिश और चुभन। बवासीर की अलामत अब आपने जान ली हैं, तो आइए बवासीर की अक़साम भी जानते हैं। तिब्बी लिहाज से बवासीर की दो बड़ी अक़साम हैं, जबकि बाकी अक़साम इन्हीं दो अक़साम पर ही मबनी हैं। पहली किस्म इंटरनल पाइल्स यानी अंदरूनी बवासीर और दूसरी किस्म है बैरूनी बवासीर यानी एक्सटर्नल पाइल्स। अंदरूनी बवासीर क्या है? अंदरूनी बवासीर में मकद के अंदरूनी हिस्से में रगों के फूलने के बाइस सोजिश हो जाती है और यह बवासीर मजीद चार अक़साम की होती है, जिसे पहले दर्जे की बवासीर, दूसरे दर्जे की बवासीर, तीसरे दर्जे की बवासीर और चौथे दर्जे की बवासीर में शुमार किया जाता है। आसानी की खातिर आप इन्हें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 हेमोराइड्स भी कह सकते हैं। पहले दर्जे की बवासीर क्या होती है? बवासीर की इस किस्म में अंदरूनी तौर पर रगों में सोजिश तो होती है, लेकिन अक्सर ये अलामत इतनी मामूली होती हैं कि मरीज इन्हें महसूस नहीं करता और यह ज्यादा तकलीफ भी नहीं पैदा करती। इन्हें एसिम्प्टोमेटिक पाइल्स कहते हैं, यानी ऐसी बवासीर जिसमें अलामत की मौजूदगी मरीज पर जाहिर नहीं होती। दूसरे दर्जे की बवासीर पहले दर्जे की बवासीर से कदरे मुख्तलिफ है। इसमें मकद के अंदरूनी हिस्से में होने वाली रगों की सोजिश के बाइस रगें फूलकर पाखाने के दौरान बाहर आ जाती हैं, लेकिन पाखाने के बाद खुद ब खुद अंदर चली जाती हैं। बवासीर की इस किस्म में हल्की दर्द, जलन, सोजिश और चुभन हो सकती है। अगर दूसरे दर्जे की बवासीर खूनी हो तो इसमें खून भी आता है, लेकिन जरूरी नहीं कि खून आए। तीसरे दर्जे की बवासीर पहले और दूसरे दर्जे की निस्बत जरा ज्यादा खतरनाक है। बवासीर की इस किस्म में मकद के अंदर फूली हुई रगें पाखाने के दौरान न सिर्फ बाहर आ जाती हैं, बल्कि इनको हाथ की मदद से अंदर धकेलना पड़ता है। इसे मेडिकल टर्म्स में मैनुअल रिमूवल कहा जाता है। इस किस्म में भी जलन, दर्द, सोजिश और खारिश
और खून का रिश्ता पाया जा सकता है। चौथे दर्जे की बवासीर सबसे ज्यादा तकलीफ देह है। चौथे दर्जे की बवासीर में मकद से रगें फूलकर बाहर आ जाती हैं और मुसलसल बाहर रहती है। ये पखाने के दौरान भी अंदर वापस नहीं जाती और मुसलसल दर्द, जलन और तकलीफ का बाइस बनती है। बवासीर की ये किस्म पेचीदा हो जाती है और रगों का मुसलसल बाहर लटके रहना मजीद कई किस्म की तकालीफ का सबब बनता है। अक्सर ये रगें आपस में उलझकर खून की तरसील में रुकावट पैदा करती हैं। बवासीर के इस किस्म को स्ट्रेंगुलेटेड हेमोराइड्स भी कहा जाता है। ये मत भूलिए कि बवासीर के ये चारों अक़साम अंदरूनी बवासीर की अक़साम हैं। और आइए अब बैरूनी बवासीर के बारे में जानते हैं। बैरूनी बवासीर मकद के बैरूनी हिस्से पर जिल्द के नीचे या ऊपर नमूदार होती है और ये मोकों या मस्सों की शक्ल में होती है जो एक या मुतअद्दिद हो सकते हैं। बवासीर अक्सर और बेशतर दर्द, जलन, सोजिश, खारिश या चुभन का बाइस बनती है, लेकिन कुछ लोगों में ये अलामात बहुत मामूली होती हैं और जुज़ वक्ती भी, जो खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। बैरूनी बवासीर में पखाने के दौरान जोर लगाने से अक्सर मौकों में से खून रिसने लगता है जो दर्द और तकलीफ पैदा करता है। क्या आप जानते हैं कि बवासीर की वजूहात क्या हैं? अगर आप नहीं जानते तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको बताने जा रहे हैं बवासीर की वजूहात। बवासीर की जो सबसे बड़ी वजह समझी जाती है वो है कब्ज़, और कब्ज़ भी कोई आम कब्ज़ नहीं बल्कि दायमी कब्ज़। यहाँ ये ध्यान रहे कि कब्ज़ के बारे में बहुत से लोग मुकम्मल तौर पर ये नहीं जानते कि असल में कब्ज़ की कितनी अक़साम है और किस किस्म की हालत कब्ज़ कहलाती हैं। तो अपने सुनने वालों के लिए थोड़ी सी वजाहत बयान कर देते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर वो शख्स कब्ज़ का मरीज है जो हफ्ते में 3 से कम बार पाखाना करता है। यानी अगर आपको एक दिन छोड़कर पाखाना आ रहा है तो आप कब्ज़ के मरीज नहीं शुमार किए जाएंगे। इसके अलावा ऐसे लोग जिनमें पाखाने का रंग स्याह हो, बहुत ज्यादा खुश्क हो और पाखाना खारिज करने में इन्हें दिक्कत और तकलीफ का सामना करना पड़ रहा हो, वो भी कब्ज़ के मरीज गिने जाएंगे, चाहे वो रोजाना ही पाखाना क्यों ना करें। कब्ज़ चूंकि बवासीर की एक बुनियादी वजह होती है, इसलिए मैंने एक और व्लॉग बनाए हैं जिसमें मैंने कब्ज़ के बारे में तफसील से बात की है। आइए बवासीर की दीगर वजूहात के बारे में जानते हैं। बवासीर की दीगर वजूहात में मैदे और आंतों के बार बार इन्फेक्शन का होना भी है। मैदे और आंतों के बार बार इन्फेक्शन के बाइस भी बवासीर का मसला लाहक हो जाता है। दस्तों इसहाल का बार बार लगना और बहुत देर तक पखाने के लिए बैठे रहना मकद में मौजूद बाफ्तों को कमजोर करता है जो बवासीर का सबब बनता है। जब लोगों का वजन बहुत ज्यादा हो या मुसलसल बैठे रहने का काम हो, वो भी अक्सर बवासीर के मसले में मुब्तला हो जाते हैं। हमल के दौरान नीचे की तरफ दबाव भी वक्ती तौर पर बवासीर पैदा करता है जो अक्सर बच्चे की पैदाइश के बाद खुद बहुत ठीक हो जाती है, लेकिन इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और बेहतरीन होम्योपैथिक इलाज इसके लिए जरूरी है। उम्र रसीदा अफराद में भी बवासीर का मसला देखा गया है। जब मकद में बाफ्ते और खुलिये कमजोर हो जाएं और कब्ज़ के लिए जोर लगाना पड़े तो बवासीर हो जाती है। बवासीर मौरूसी भी हो सकती है। बाज़ खानदानों में क्योंकि बवासीर नस्ल दर नस्ल चल रहा होता है तो उनमें भी बवासीर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा बवासीर की और भी काफी वजूहात हैं। कुछ अरसा पहले एक तहकीक में यह बात भी सामने आई कि गैर फितरी तरीकों से जमा करने से भी बवासीर हो जाता है, जैसा कि एनल इंटरकोर्स। मकद में मौजूद बाफ्ते इसकी वजह से कमजोर हो जाती और ये बवासीर पैदा करने का सबब बनती है। इसके अलावा भी बवासीर की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि वजन उठाना। ऐसे अफराद जो बहुत ज्यादा वजन उठाते हैं, इनमें भी मकद में मौजूद खुलिये और बाफ्ते कमजोर होने का इम्कान बहुत ज्यादा होता है, जो बवासीर का सबब बन सकता है। जिगर की बीमारियां भी बवासीर का एक सबब बनती हैं। बवासीर के होने में जिगर की बीमारियों का बहुत अहम किरदार है। अगर वो रगें जो जिगर, आंतों और बड़ी आंत में खून की तरसील करती हैं वहां खून का दबाव ज्यादा रहने लगे तो वो भी रगों का फूलना और बवासीर पैदा करती है। इसके लिए जरूरी है कि अगर आप जिगर के मरीज हैं तो इस इलाज को बिल्कुल भी
نظر انداز نہ کریں۔ کچھ ایسی مضر صحت ادویات ہیں جو جگر کے نظام کو متاثر کرتی ہیں۔ ان کا بہت زیادہ اور بہت عرصے تک مسلسل استعمال بھی جگر کے افعال میں بگاڑ پیدا کرتا ہے اور یہ نقص بھی بواسیر کو جنم دیتا ہے۔ بواسیر کے علاج کی بات کی جائے تو ہومیوپیتھی سب سے باکمال اور بہترین علاج ثابت ہوئی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے ایلوپیتھک ڈاکٹرز نے بھی اپنے مریض جو کہ بواسیر کے مریض تھے اور جن کا آپریشن ہونا ضروری تھا یا ان پر ادویات کا اثر بہتر طریقے سے نہیں ہو رہا تھا یا ان کی بواسیر کرانک ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنے مریضوں کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی طرف ریفر کیا۔ ہمارے کلینک پر بھی ایسے کئی مریض رہ چکے ہیں۔ بواسیر کا ہومیوپیتھک علاج کیا ہے، یہ آپ کو اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں بتائیں گے، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی